हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर लेसन 3 जो हम प्रीवियस वीडियो में कवर करने वाले थे वो यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ दो ही टॉपिक है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में पढ़ा, एरर के बारे में हमने पढ़ा, कौन कौन सी एरर्स आपको देखने को मिल सकती है, ये सभी हमने कवर किया असेसमेंट में। अब कुछ काउंसलिंग स्किल्स जो इनिशियल स्किल्स होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए भाई, कौन कौन सी काउंसलिंग स्किल्स है जो रिक्वायर्ड हैं एक सक्सेसफुल काउंसलिंग के लिए। तो ये स्किल्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगी रैपो बिल्ड करने के लिए। जब भी हम एस्टेब्लिश करते हैं रैपो, एक ऐसा क्रिएट सेफ ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जिसमें कि एक जो क्लाइंट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर पाएगा। अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले आती है एक्टिव लिसनिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मीन्स यहाँ पर ना मेन टर्म जो है वो लिसनिंग से है। ठीक है, कि आप किसी की बात सुन रहे हैं, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो सुनने से साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, आपका हो सकता है इंटरेस्ट है तो आप शायद सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है आप साथ के साथ अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे हो तो भी सुन रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो लिसनिंग है ना, यहाँ पर 3 तरह की होती है। एक तो हमारी एक्टिव लिसनिंग फर्स्ट, एक होती है हमारे पास सुपरफिशियल लिसनिंग यहाँ पर है। ठीक है, और एक है हमारी सिलेक्टिव लिसनिंग। ये तीन है। अब हम तीनों को समझेंगे एक इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या भाई 4 फ्रेंड हैं, किसी के पास कोई नहीं है, सिर्फ 4 फ्रेंड हैं। अब आपने देखा होगा, मान लीजिए फ्रेंड्स क्या हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, अब बॉयज़ में से किसी एक ने हॉस्टल में आराम से बैठे हैं, आज सुबह ही जाके किसी ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, जिसको वो चाहता था, जो भी उसका जो मैटर था, क्रश था, उसने उसको जाकर प्रपोज कर दिया। उसने शाम को आकर उन चारों को तीनों को बताने की कोशिश की, यार आज मैंने ना एक लड़की को प्रपोज कर दिया। तो कैसे कान खड़े हो जाएंगे पता है उन तीनों के, अबे क्या कर दिया, कैसे कर दिया, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी यार, तुम तो फट्टू थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा। अगर देखिए मान लीजिए 2 केसेस है वहाँ पर, अगर उसने सामने वाले ने हाँ कर दिया, सामने वाले ने ना कर दी, ठीक है, हम ये कंसिडर करके चलते कि सामने वाले ने हाँ कर दी। अभी एग्जाम्पल है, पहले मैं ये बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल है, आप इसको इससे बिल्कुल कोरिलेट मत कीजिएगा, या फिर आप इसको बिल्कुल यही मत समझ लेना एक्टिव लिसनिंग है ये सिर्फ मैं आपको एंटरटेन करने के लिए बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसी इस तरह की बातें होती है ना, भाई उसने क्या कहा, अब अबे यार तूने ऐसे कैसे कर दिया यार, समझ रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग मीन सभी के कान खड़े हो गए, सभी के सभी, मतलब तीनों के 3 फ्रेंड है जो क्या करते हैं, पूरी फुल अटेंशन उनको पे करते हैं और सुनने लग जाती है ऐसे करके। अच्छा, उसके चेहरे की तरफ देखते हैं या फिर उसको 1-2 थप्पड़ भी लगाते हैं, बता तूने हमारे बिना ऐसे कर दिया। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। एक्टिव लिसनिंग मीन्स आपका पूरा इंटरेस्ट है उनकी बातों को सुनने में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बातों को सुनने में, समझ रहे हैं। तो एक्टिव लिसनिंग काउंसलिंग में कैसे मदद करती है, एक काउंसलर होगा और एक क्लाइंट होगा, जिसे आप पेशेंट बोल सकते हैं, क्लाइंट बोल सकते हैं, या कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, अब काउंसलर अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा उसके टॉपिक पर, उसके बारे में उसके कंसर्न करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा तो उसे क्या होगा, फुल्ली अटेंशन उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सुपरफिशियल अटेंशन, सुपरफिशियल क्या होगा, मान लीजिए आपने देखा होगा कि आप अपने भाई बहन से जब बातें करते हैं सिंपली, तो आप छोटे भाई बहन से अक्सर तो हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं तुम ऐसा कर लेना, इस तरह की बातें होती है ना, तो वो आएगी सुपरफिशियल लिसनिंग में। सुपरफिशियल लिसनिंग जहाँ हम ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते, वी आर नॉट पेइंग मच मोर अटेंशन, अंडरस्टैंड। लेकिन सेलेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, मान लीजिए आसपास बात हो रही है, यार उसको ना इतना प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे कितना प्रॉफिट हो गया भाई, समझ रहे हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग मीन्स जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बस आप उसी पोर्शन को ध्यान से सुन रहे हैं, अदरवाइज आपको नो मैटर कि सामने वाला क्या कह रहा है, समझ रहे हैं। तो सेलेक्टिव लिसनिंग, सुपरफिशियल लिसनिंग, दोनों लिसनिंग हमारी इंटरप्रिटेशन को, हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके आएगी। यू हैव टू पे फुल अटेंशन व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग, अंडरस्टैंड, क्लाइंट क्या कह रहा है ये आपको पूरी अटेंशन से सुनना होगा। और जब आप पूरा अटेंशन प्रोवाइड करेंगे तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि हाँ उसकी बातें इंटरेस्टेड है, सामने वाला मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा है। और लिसनिंग का मीनिंग यहाँ पर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़ को समझना है। ठीक है, आप ध्यान से सुन रहे हैं। वहाँ पर देखिए, जब आपने किसी को ये कहा ना, अच्छा मैंने ना उसको प्रपोज किया, तो आप कहेंगे अभी क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जैसे ही मैं उसके साथ गया तो मैंने ना उसको बोल दिया, बस आगे मत पूछ भाई।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन, उसके पोस्चर क्या है, ठीक है, या फिर जो वर्ड्स वो बोल रहा है उनके बीच का गैप भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि जो गैप होता है, मान लीजिए किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल्स को आप कोरिलेट कीजिएगा, सीरियस मत लीजिएगा, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए मैंने बताया। मान लीजिए आपके पास क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट ने कहा कि मेरे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, तो मेरा पढ़ाई में उस दिन से मन नहीं लग रहा, सिंपल। तो कौन है वो, तो उसने रुक कर कहा मेरे फ्रेंड का फादर, ऐसे मान लीजिए। तो हो सकता है वो आपको बताना ना चाहता हो शुरुआत में, तो समझ रहे हैं वो वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, उनके बीच का गैप भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। इसीलिए तो वहाँ पर एक्टिव लिसनिंग काम आती है। जब आप फुल्ली पे करेंगे अटेंशन को, देन ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग, क्या कह रहा है, क्या कहेगा। तो इस तरह की जो अनुभव है, जो आप फुल्ली पेइंग अटेंशन के बाद ही है जो ये गेन कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन। होप यू अंडरस्टैंड एक्टिव लिसनिंग कितनी ज़रूरी है। इनिशियल काउंसलिंग स्किल में सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग डाल दी। आपने मूवीज़ में या फिर कभी कभार आपने कभी देखा हो टीवी में, तो काउंसलर क्या करता है, सामने देखो ऐसे बैठ जाता है, दोनों हाथों पर फोल्डेड, वन हैंड फोल्ड अपॉन अदर। सो सिंपली बैठते हैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में, और जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, अपनी फीलिंग्स को, प्रॉब्लम को बताना शुरू करता है। काउंसलर जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड दैट्स इट। सिंपल है। जो क्लाइंट है जो जल्दी जल्दी या फिर वो जिस भी वे में आंसर करना चाहे वैसे वो आंसर करता है। काउंसलर का काम है क्वेश्चन पुट करना, इंटरेस्टिंग वे में डायरेक्शन प्रोवाइड करना उस प्रोसेस को, और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन करना। तो काउंसलर बोलता बहुत कम है, ये आप सोचिए, ठीक है, लेकिन क्लाइंट को क्या करेगा, पूरी जो वहाँ पर फ्रीडम दे दी जाएगी, तुम बताओ जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो तुम कहो, समझ रहे। तो एक्टिव लिसनिंग, सुनना है ज़्यादा, बोलना कम है, ठीक है। आस्किंग क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया, व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस टू समवन देन इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग या फिर यू आर लीडिंग टू द योर कॉन्वर्जेशन, यू आर प्रोवाइडिंग ए डायरेक्शन टू योर कॉन्वर्जेशन। सिंपली अगर मैं कहना चाहूँ कि आप अपनी कॉन्वर्जेशन को, अपनी बातचीत को क्या कर रहे हैं, एक दिशा प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यार फिर उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई यार, तुम्हें ये बात कहनी चाहिए थी, है ना, तो तुम हमें क्यों नहीं साथ लेके गए, इस तरह की चीज़ें। वो आप ये देखिए कि आप जिस तरह के क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आपका जो लव्ड वन था उनकी डेथ हो गई, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी थी। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पुट किया, सामने वाले के अंदर से और भी फीलिंग आई, क्लाइंट के अंदर से, उसने कहा कि हम ना घंटों भर बातें करते थे, ठीक है, या हम फ़ोन पे बातें करते थे, या हम शाम को एक साथ टाइम बिताते थे, हम शाम को खाना खाया करते थे। इस तरह की फीलिंग्स से भरी फुल्ली इमोशन, ठीक है, इमोशनल थिंग्स है जो बाहर आने लग जाएंगी, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस व्हेन यू आस्क, तो क्लाइंट वहाँ पर है जो क्या करेगा, ये देखेगा, अच्छा तो अभी मुझे ना ये चीज़ें बतानी है। हो सकता है ये जो चीज़ें हैं ना आपकी हेल्प करे एक अच्छा रेपो बिल्ड करने में, लेकिन इसके लिए आपको एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, तभी आपको क्लाइंट है जो ये बातें बताएगा। अंडरस्टैंड। सो अलाउ द क्लाइंट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, हमें जो क्लाइंट को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे कि कुछ भी तुम कहो, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक फॉलोड बाय द नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस, हम क्या करेंगे, पॉजिटिव फीडबैक देंगे। ऐसा नहीं है कि तो तुमने ऐसा क्यों कर दिया भाई, तुम ये भी तो कर सकते थे, है ना, तो ऐसा नहीं कुछ कहना, सिर्फ हमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड वहाँ पर देना है, उसे एक्सेप्ट करना है वट एवर ही और शी से, ठीक है। वो कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको सिर्फ सुनना है। वहाँ पर जो क्वेश्चंस आप यूज़ कर सकते हैं वो ओपन एंडेड, ठीक है, क्लोज एंडेड दोनों कर सकते हैं। अब आप कहेंगे क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। अगर आपने इंटरव्यू वाला जो हमारा वीडियो है वो आपने कंप्लीट देखा होगा तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होगी। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा दूँ, एक काउंसलर को ओपन एंडेड क्वेश्चन एज वेल एज क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोनों का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे कि तुम उस दिन वहाँ पर गए थे, आपने सिंपली पूछा कि तुम उस दिन वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उसने कहा कि नहीं, बात ख़त्म, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन था। लेकिन तुम उस दिन वहाँ पर उनसे मिलने क्यों नहीं गए, आपने ऐसे उनसे पूछा, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, सिंपली आप उनसे पूछ रहे हैं और उनको एक्सप्लोर करने की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि तुम ये बात भी बताओ, वो बात भी बताओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आप ये नोट किया होगा कि आस्किंग क्वेश्चन और एक्टिव लिसनिंग दोनों कम्युनिकेशन के अंडर आते हैं, समझ रहे हैं कि हम क्वेश्चन जब पूछ रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन के अंडर आएगा, एक्टिव लिसनिंग करें वो भी कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। सो कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। The counselor need to communicate in a such way that the client feel accepted and share his or her psychological world with the counselor.
अगर हम सिंपल कहें कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैसे किसको माना जाएगा, जब आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में आप सक्सेसफुल हो गए जहाँ पर क्लाइंट अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, थॉट्स को आपके सामने रख रहा है, आपके साथ आसानी से वो शेयर कर पा रहा है। इट मीन्स आपका कम्युनिकेशंस इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, सिंपली अगर हम कहें तो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन जरूरी नहीं होता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि कैसे वो दोस्त है जो उसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन की तरफ देख रहे हैं, उनके वर्ड्स के गैप को समझ रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर काउंसलर क्लाइंट के साथ करता है नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स। मान लीजिए क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट है जो अपनी बात बताते हुए ऐसे कर रहा है धीरे धीरे, शायद वो टेंशन में है, शायद उसको एंजाइटी हो रही है, तो आपको वो फील करना होगा, उसको ये एश्योरेंस दिलाना होगा कि यू आर इन द सेफ एनवायरनमेंट, और आप है जो अपनी फीलिंग्स को आराम से बता सकते हैं, आपको कोई जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम सिंपली अगर कहें तो आप ये कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसे हम कह सकते हैं नॉन जजमेंटल। ठीक है, एक्सेप्टेड एनवायरनमेंट, कि चाहे वो कोई भी एक्टिविटी, किसी भी थॉट पर या किसी भी टॉपिक पर बात करें, हम उसको जज नहीं करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड, नॉट ओनली व्हाट द क्लाइंट इज सेइंग बट ऑल्सो हर नॉन वर्बल बिहेवियर ऑल्सो। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है उनकी, गेस्चर क्या कहेगा, ये सभी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। अंडरस्टैंड, ये तो कम्युनिकेशन हो गया, हमने एक्टिव लिसनिंग कर ली। अब बात आती है एम्पैथी। अब एम्पैथी मैं पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी हम एम्पैथी को बार बार डिस्कस करेंगे। तो एम्पैथी का सिंपली मीन अगर मैं कहूँ, आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं। एक और बात, जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि अभी मैंने कहा कि उसने उसको क्या किया, प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद हो सकता है कि दूसरे जो आप उनमें से एक फ्रेंड है जो इस कंडीशन से पहले गुजर चुका है, तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं तेरी ना बात को समझता हूँ, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, है ना, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, वो उसके पर्सपेक्टिव से वो सोच पा रहा है। ठीक है, क्लाइंट और काउंसलर की रिलेशनशिप में कैसे एम्पैथी काम करती है कि क्लाइंट है जो अपनी प्रॉब्लम को बता रहा होता है। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, उसकी जगह जाकर खड़ा हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि उठकर अपनी कुर्सी से वहाँ पर जाएगा, ऐसा नहीं है, इमेजिनेशन, समझ रहे हैं, उसकी थॉट प्रोसेस को समझने के लिए उसको उसी के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा, और इस तरह से सोचना होगा कि वो अपनी विदाउट लूजिंग देयर ओन आइडेंटिटी, सिर्फ वो उनकी पर्सपेक्टिव को समझ सके। समझ रहे हैं कैसे? अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सिंपली वियर द शूज ऑफ द क्लाइंट विदाउट लूजिंग द एज इफ क्वालिटी। अंडरस्टैंड, कि आप किसी दूसरे के प्राइवेट वर्ल्ड को देख रहे हैं, उसको सेंस कर रहे हैं एज इफ इट वर योर ओन, कि जैसे कि वो आपका ही हो। समझ रहे हैं कि आप ऐसे किसी कंडीशन में उस पर्टिकुलर इंसान की, पर्टिकुलर क्लाइंट की चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपने सोचा अच्छा मैं वहाँ पर हूँ, आपने देखा कि इसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। एम्पैथी का मीनिंग ये है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की क्वालिटी को नहीं खोना। मान लीजिए अगर हम इसका एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके क्लाइंट को काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि हमारी फैमिली में ना ऐसे ऐसे इशू हुआ, मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको भी गुस्सा आया, समझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में भी वो इशू हुआ हो और आपको भी गुस्सा आया हुआ हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पर्सपेक्टिव को, ज़रूरी नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसके पर्सपेक्टिव से उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, ना कि उसके साथ मिल जाएं कि चलो हाँ वो भी गुस्सा, काउंसलर भी गुस्सा। तो यूँ समझ लीजिए काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। एम्पैथी का मीनिंग ये है कि आप उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए, दैट्स इट। आपको अपनी क्वालिटी, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पर लूज़ नहीं करना है। ठीक है, हो गया, आ गया समझ में आपको। अब बात करते हैं हम माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट। यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे आपको अगर आ गए इस चैप्टर से, कि आपको है जो यहाँ पर एरर नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम तो सेकंड चैप्टर में पहुँच गए। इनिशियल काउंसलिंग स्किल क्या होंगी और हमारी माइंडसेट क्या होगा। माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट कैसे डिपेंड करता है कि हमारी काउंसलिंग प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है। आपने ये देखा होगा, मैंने ना प्रीवियस वीडियो में ये कहा था, कुछ क्लाइंट रेलुकेंट बिहेवियर शो करते हैं, कुछ क्लाइंट है जो चाहते ही नहीं कि उनकी बिहेवियर में चेंज हो या उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, तो उनको हम बोल देते हैं रेलुकेंट बिहेवियर, जो क्लाइंट शो कर रहे हैं बिहेवियर। ठीक है, सो माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट में कि उनकी जो मन की जो क्या कहेंगे, जो मनोस्थिति है ना, वो बिल्कुल सेट है।
ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। अब किस किस माइंडसेट के पर्सन आपके पास आ सकते हैं, यहाँ पर कुछ सर्टन क्वालिटीज़ हैं, कुछ सर्टन टाइप ऑफ क्लाइंट्स हैं जो आपको हो सकता है फेस करने को मिल जाए आपकी काउंसलिंग करियर में। तो आपको ये समझनी होगी कि माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट कैसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कैसे वो सक्सेसफुल भी बना सकते हैं और अनसक्सेसफुल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है इमोशनल अनस्टेबल क्लाइंट। इमोशनल अनस्टेबल क्लाइंट में जिनके इमोशन स्टेबल ना हो, बिल्कुल सिंपल है ना, उनको अपने आप के जो खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट रिक्वायर क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच। हम पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का ज़्यादातर यूज़ करते हैं अगर हमारा क्लाइंट इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट है, क्योंकि उसके इमोशंस में लगातार चेंज और जल्दी चेंज आ सकता है। ठीक है, वो अपने आप की फीलिंग्स को, अपने थॉट प्रोसेस को सामने वाले के सामने जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड कि इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट क्या करेगा, समझ रहे हैं। सो which enforce the need to establish rapport and trust to ensure client is aware that he or she is safe environment। जो पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट उसे यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं, भाई जहाँ पर तुम हो ये बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट है, ये नॉन जजमेंटल एरिया है, यू कैन टेल वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आपके जो माइंड में पहला थॉट आता है, पहला जो भी कोई विचार आ रहा है वो आप हमें बताइए, प्रॉब्लम आपकी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो हम ये यकीन दिलाते हैं। इमोशनली अनस्टेबल क्लाइंट आपको पता लगे जिनके इमोशंस स्टेबल ना हो। सेकंड आता है इनवॉलंटरी और स्किप्टेबल क्लाइंट। ज़्यादातर आपको जो इस तरह के क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो काउंसलिंग में। इनवॉलंटरी मीन्स हु डू नॉट वॉन्ट टू चेंज इन देयर बिहेवियर, हु डू नॉट वॉन्ट टू कोप अप विद देयर प्रॉब्लम सिंपली, जो इससे वो जूझ रहे होते हैं, समझ रहे हैं। इनवॉलंटरी जो कि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपके पास भेजे गए हैं। मैंने क्या बताया था, सेल्फ रेफर्ड होते हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि यार मैं ना करियर काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास चला जाता हूँ, मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे मेरे इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता, तो शायद मुझे काउंसलर गाइड कर सके या मुझे काउंसिल कर सके। ठीक है, वो क्या होगा, सेल्फ रेफर्ड होगा, वो ऑटोमेटिक अपनी फीलिंग्स को, थॉट प्रोसेस को, फैमिली कंडीशंस को, एनवायरनमेंट को आसानी से आपको बताएगा और आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुल होगी, आप उसको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जो आने वाला क्लाइंट है वो इनवॉलंटरी रहा या स्किप्टेबल क्लाइंट रहा, तो आप क्या करेंगे भाई। जो इनवॉलंटरी क्लाइंट है तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी के थ्रू भेजा, या तो वो टीचर के थ्रू भेजा गया, या फैमिली के थ्रू, या किसी फ्रेंड के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू भेजा जाता है कि तुम ना उस काउंसलर के पास जाके अपना चेकअप करवाओ। ठीक है, या फिर कोर्ट के थ्रू या पुलिस के थ्रू। इस तरह जो क्या होता है वो क्या दिखाएगा, चेंज के प्रति रेजिस्टेंस शो करेगा, सिंपली अगर हम कहना चाहें तो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्लाइंट में डिफिकल्ट टू डील विद अर्ली स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप। शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि दे डू नॉट वांट टू चेंज, सिंपली मैंने बताया आपको शुरुआत में। इनवॉलंटरी के जो क्लाइंट्स के लिए ना ज़्यादातर सॉल्यूशन फोकस स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। इस ब्लॉक के इस बुक का लास्ट चैप्टर आई थिंक सॉल्यूशन फोकस्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये सभी थेरेपी जो यहाँ पे हम बात करें इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो नेक्स्ट आता है, आपको इनवॉलंटरी और स्किप्टेबल क्लाइंट आ गया समझ में। नेक्स्ट आता है क्लाइंट इज एडोलसेंट और चाइल्ड। अब आप लोगों को ये पता होगा कि आपने कभी किसी बच्चे से बात की है तो आप लोग कैसे करते हैं, या तो उसको गोद में उठा लेते हैं, या फिर वो चलने लायक है तो आप उनके डाउन, हम अपने नीज पर होते हैं, फिर हम बात करते हैं, हाँ जी बेटा आपको क्या चाहिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है पता है आपको, ये भी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि आप जब भी किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो उनके लेवल पर जाइए या उनको अपने लेवल पर लेके आइए, ताकि उनको ये लगे हाँ अब ठीक है मैं अब बात कर सकता हूँ। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है अगर कोई क्लाइंट एडोलसेंट्स हो या फिर कोई चाइल्ड हो, रेपो बिल्ड करने में, समझ रहे हैं। अब जो एडोलसेंट्स होगा तो उसके अंदर तो चेंजेस साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल चेंज इतने ज़्यादा होते हैं कि वो दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये भी एक है जो प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट है जो एडोलसेंट्स है या चाइल्ड है, अंडरस्टैंड, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन गैप है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है अनकमिटेड क्लाइंट। अब अनकमिटेड क्लाइंट की ना काफ़ी टाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसको डिस्कस करने से पहले हम लास्ट वन कर लेते हैं, डिमांडिंग क्लाइंट। अब डिमांडिंग क्लाइंट इज एन इंडिविजुअल हु प्लेस एक्सेसिव डिमांड्स, लगातार अपने काउंसलर के सामने डिमांड्स रखता जा रहा है ऑन देयर थेरेपिस्ट और काउंसलर, ऑफन एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन विद द पेस ऑफ प्रोग्रेस, थेरेपिस्ट अप्रोच, ओवरऑल आउटकम ऑफ द थेरेपी। उसको ये लगेगा यार ये ना अप्रोच सही नहीं है, चेंज करो इसको,
ठीक है, या रिजल्ट्स यार में जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी वो नहीं आ रहे। कई बार तो ऐसे क्लाइंट होते हैं कि वो अपने काउंसलर के साथ बैठकर खुश हो जाते हैं, तो डिमांडिंग यहाँ तक होती है कि मैं उनको देखना चाहता हूँ, समझ रहे हैं। तो ऐसे क्लाइंट, डिमांडिंग क्लाइंट भी आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, आपके लिए जो प्रॉब्लम बन सकते हैं, लेकिन आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। अनकमिटमेंट क्लाइंट किसे कहेंगे? जो कि कमिटेड ही नहीं होते, जो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, सेशंस के अंदर एंगेजमेंट नहीं शो करेंगे, मोटिवेशन लेवल वहाँ पर उनका लो होगा, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द थेरेपेटिक प्रोसेस वो बिल्कुल कम होगी, ठीक है, सब कुछ कम होगा भाई। वो आए तो हुए होंगे लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी के थ्रू रेफर किए जाए या जो सेल्फ रेफर्ड ना हो, वो अनकमिटेड क्लाइंट है जो ज़्यादातर देखे जा सकते हैं। पुअर अटेंडेंस, या तो आएंगे ही नहीं भाई, ठीक है, हमें काउंसलिंग सेशन हमने टाइम फिक्स कर दिया, आएंगे नहीं, या फिर एट द टाइम वो क्या करेंगे, कॉल करके कहेंगे नहीं आज तो मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं मैं आ पाऊंगा। सेकंड, पैसिव पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन मीन्स आप क्वेश्चन पूछते रहो, बात करते रहो, वो बोलेंगे ही नहीं, अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। डिसएंगेज, आपकी जो थेरेपेटिक प्रोसेस में वो शामिल ही नहीं होंगे, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक। अनकमिटेड क्लाइंट में रेजिस्ट डिस्कसिंग पर्सनल चैलेंजेस, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करने में उनको प्रॉब्लम होगी, अंडरलाइंग इश्यूज को एक्सप्लोर करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्ट फॉर द थेरेपिस्ट टू एड्रेस द रूट कॉज। और इन सर्कमस्टांसिस के चलते हुए एक थेरेपिस्ट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो प्रॉब्लम के रूट काजेज वहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर पाते। और कैसे कर पाएंगे भाई, जब तक क्लाइंट कोऑपरेट नहीं करता हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। मिनिमल एफर्ट्स, मान लीजिए अब आपने घर से कुछ असाइनमेंट दिया, होमवर्क असाइनमेंट जिसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, आपने कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बोला, वो नहीं कर पा रहा, तो एफर्ट्स वो नहीं डालेगा तो हम कैसे उसका भला कर पाएंगे, है ना। तो उसकी भी पार्टिसिपेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी है काउंसलर की, ठीक है। रेजिस्टेंट टू चेंज, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो क्लाइंट होते हैं ये चाहते नहीं कि मैं अपने बिहेवियर में, थॉट प्रोसेस में, इमोशंस में चेंज लेके आऊँ, तो ये वहाँ पर रेल्यूकेंट बिहेवियर शो करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ, दे डू नॉट वांट टू चेंज इन देयर लाइफ, दे डू नॉट वांट टू कोप विद देयर प्रॉब्लम, तो ये रेल्यूकेंट बिहेवियर शो करेंगे, दैट्स इट। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, माइंडसेट ऑफ द क्लाइंट पर क्वेश्चन आ सकता है और आपकी इनिशियल काउंसलिंग स्किल्स पर क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं, छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपके डाउट वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। नोट्स के लिए जैसे कि आपको पता है ₹9 पर PDF है जो हम चार्ज कर रहे हैं। सो इफ़ यू टेक नोट देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल ID। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सिंपली। सो आप चेक कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।